हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th का नया लेसन शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। देखो बच्चों, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, और इजी लेसन है। आपके नोट्स के ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 पेज का ये लेसन होगा, और ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 5 वीडियो लग जाएंगे इसमें। ठीक है, और आपको ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको सबको सेंड हो गए हैं, नोट्स आपको सेंड हो चुके हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक में देखो क्या करना होता है। इसके अंदर बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शंस की, किसी केमिकल रिएक्शंस की, और काइनेटिक का मतलब बलगतिकी का मतलब होता है स्पीड की। कोई रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही है उसका स्टडी हम इस लेसन के अंदर करेंगे। या फिर बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की स्पीड का अध्ययन किया जाता है, या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। आप ये चीज़ भी इसको बोल सकते हो। अब देखो, स्पीड के आधार पर रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है फास्ट रिएक्शंस, एक होती है स्लो रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती है? फास्ट रिएक्शन होती है ऑल आयनिक रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस होती हैं। एसिड बेस की रिएक्शंस होती हैं, वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि NaCl की हमने AgNO3 से रिएक्शन कराई, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई, AgCl का PPT बनेगा और NaNO3 बनेगा। ये भी क्या होती है? बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन वो होती है जो कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम लेती है, सेकंडों का टाइम लेती है। उसके बाद अपने बात करते हैं स्लो रिएक्शंस की। स्लो रिएक्शन वो होती है जो कंप्लीट होने में बहुत ही लंबा टाइम लेती है। नेचुरल रूप से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, नेचुरल रूप से जल का बनना, ये भी क्या है? एक स्लो रिएक्शंस है। ठीक है, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? एक स्लो रिएक्शंस है। ठीक है, मेन बात तो थी इसकी इतनी कि भी रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आपको पढ़ना है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि आपने 11th में एक लेसन पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम। सेम इक्विलिब्रियम लेसन के बेस पे ये लेसन दिया गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या कहा जाता है कि एक तरफ आप लेते हो रिएक्टेंट जिसको आप बोलते हो अभिकारक, एक तरफ आप लेते हो प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो उत्पाद। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट आपका 50% खत्म हो गया, प्रोडक्ट आपका 50% बन गया, तो वो बीच की स्टेट क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कहलाती है। अब होता क्या है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट हमारा क्या होता है? घटता जाता है। रिएक्टेंट अभिकारक क्या है? घटता जाता है। और प्रोडक्ट हमारा क्या है? बनता जाता है। प्रोडक्ट क्या है? बनता जाता है। तो जो ये रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, इन चीज़ के बारे में आप इस लेसन के अंदर पढ़ोगे। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ है। पहले तो वो ग्राफ देखो क्या है। देखो, मैं अगर टाइम और किसी रिएक्शंस की कंसंट्रेशन की बात करूं, टाइम के साथ मैं किसी रिएक्शंस की कंसंट्रेशन की बात करूं, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी सांद्रता की बात करूं। ठीक है, अगर टाइम बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन घट रही है, देखो इधर टाइम बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आते हैं तो कंसंट्रेशन घटती है क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ रही है। तो ये जो है ये क्या है? टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन घट रही है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए? अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए। और टाइम के साथ साथ जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएंगी। दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। वही स्टेज आपकी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। मतलब ये कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का ग्राफ घटता है और प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होता है? बनता है। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ही पूछा जाता है कई बार। ठीक है, अलग से भी पूछ सकते हैं, मैंने दोनों एक के अंदर ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। मैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ कराऊंगा सारी। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताया है
कि किसी अभिक्रिया के दौरान समय के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, टाइम आपका क्या है, 0 है, मतलब रिएक्शन आपने शुरू नहीं कराई है, तब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। एक समय बाद, मतलब मान लो 5 मिनट 10 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटने लगेगी और इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप जहाँ पढ़ोगे वही आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। तो इसके लिए मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, अभिक्रिया का वेग लिखना चाहूँ, इसके लिए मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, अभिक्रिया का वेग अगर लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा, अभिक्रिया का वेग लिखूँगा कंसंट्रेशन सांद्रता बटे में टाइम, समय, क्योंकि समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल पी से अपॉन में डेल टी से। ठीक है भाई, बुक के अंदर पी नाम दे दिए तो अपन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डेल पी से और डेल टी से। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, सांद्रता आप किसको बोलते हो, 1 लीटर पानी के अंदर आपने जो सोल्यूट डाला है, जो ठोस चीज डाली है घोलने के लिए, वही उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल रहा हूँ, मैंने 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम नमक डाला, मैं आपको कहूँगा चलो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, तो आप पानी में नमक और बढ़ा दो। अगर मैं कहूँगा इसकी कंसंट्रेशन घटाओ, तो आप पानी से नमक क्या कर दो, कम कर दो, मतलब या तो पानी आप और ज़्यादा मिला दो, तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स अपॉन में टाइम को हम किससे लिखते हैं, मिनट में लिख सकते हो चाहे सेकंड में लिख सकते हो टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, चलो सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर बटे में यहाँ पे आपने क्या ले लिया, टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स आप बोल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा जाता है, अभिक्रिया कैसी भी हो, फास्ट हो, स्लो हो, कोई से ऑर्डर की हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आगे बात करेंगे। किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, आपको बहुत बड़ी अभिक्रिया दे देगा, रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बताओ इस रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अभिक्रिया का वेग की यूनिट क्या होगी, ये पूछेगा। तो फिक्स ही होती है, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर ये दिया गया है आपके कि सभी प्रकार के अभिक्रिया, ये मैंने अभी आपको बताई दिए, कोई भी रिएक्शंस हो उसके लिए यूनिट याद रखना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ध्यान रखना, अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, और किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शंस को दिखाते समय हम रस समीकरणीय गुणांक से उसको क्या करते हैं, रिएक्शंस को विभाजित करते हैं। देखो, रस समीकरणीय गुणांक स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, आपको कोई रिएक्शन लिखनी है 2A से 3B, ये आगे जो मैथ के नंबर दिए हैं इसको बोलते हैं हिंदी में रस समीकरणीय गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया का वेग अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, 1/2, मतलब जो आगे मैथ का नंबर दिया है उसको बट्टे में लिखना है, बस 1/2 डेल A अपॉन डेल टी बराबर डाल के लिख देना 1/3 डेल B अपॉन डेल टी। इसका मतलब क्या होता है, डेल का मतलब जिसको मापा जा सके इसके लिए आता है। बड़े ब्रैकेट में अगर मैंने A लिखा है तो बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है तो उसको भाग के रूप में, बट्टे के रूप में आप क्या करोगे, लिखोगे, डिवाइड करके मतलब लिखोगे। कंप्लीट है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो, लुप्त होने की दर किसे कहते हैं, मतलब रेट ऑफ डीकम्पोज। ठीक है, रेट ऑफ डिपर्सन भी बोल सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ डिपर्सन, लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर। ठीक है, लुप्त होने की दर का मतलब होता है
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब है लुप्त होने की दर का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट आपका एक समय के साथ साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेशन जो कम हो रही है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लुप्त होने की दर या बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और एक आता है बनने की दर, हिंदी में तो बोलते हैं बनने की दर और इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोल सकते हो। तो देखो किसी भी रिएक्शन में समय के साथ साथ प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट के लिए जो वर्ड आता है वो आता है बनने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। और ये दोनों जो वर्ड आते हैं लुप्त होने की दर और बनने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों के अंदर कभी भी हम क्या करते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक से विभाजित उसको नहीं करते, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसका भाग नहीं देते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो होता क्या है, 2a प्लस 3b, इससे मिलके आपने क्या बना दिया, 5c बना दिया, 5c बना दिया। 2a प्लस 3b, इससे आपने क्या बना दिया, 5c बना दिया। तो देखो a के लुप्त होने की दर, a के लुप्त होने की दर मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ए के लुप्त होने की दर को हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे डेल ए अपॉन डेल टी। मतलब दोनों के जब डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन की बात करेंगे, लुप्त होने की या बनने की दर की बात करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक का यूज नहीं करेंगे। मगर ए के संदर्भ में जब हम वेग लिखेंगे, ए के संदर्भ में वेग लिखेंगे, मतलब रेट रेफरेंस फॉर ए, अगर ए के संदर्भ में रेट लिखेंगे, ये डिसअपीयरेंस है ध्यान रखना, ये ए के संदर्भ में क्या है, रेट है, तो हम यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक का यूज करेंगे, डेल ए अपॉन में डेल टी। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए लिखूंगा, बी के लुप्त होने की दर, बी के लुप्त होने की दर अगर मैं लिखूं, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो बी के लुप्त होने की अगर मैं दर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेल बी अपॉन में डेल टी। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा बी के संदर्भ में वेग, बी के संदर्भ में वेग, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, रेट रेफरेंस फॉर बी। बी के संदर्भ में अगर मैं वेग लिखूंगा तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, घट रहा है, इसलिए माइनस लगाया है, 1/3 डेल बी अपॉन में डेल टी, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, कहाँ पे माइनस लगता है, कहाँ पे प्लस लगता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कहाँ यूज करूंगा, जब वेग की, रेट की बात करूंगा अगर इनके पर्टिकुलर संदर्भ में, इनके रेफरेंस में, और अगर मैं बात करूंगा इनके घटने की दर के बारे में, तब मैं वहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक नहीं लगाऊंगा। जैसे अब मैं सी की बात करूं, तो सी के बनने की दर होता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, उसको कैसे लिखेंगे, डेल सी अपॉन डेल टी से। बट सी के संदर्भ में वेग, सी के संदर्भ में वेग मतलब रेट रेफरेंस ऑफ सी इज, सी के संदर्भ में वेग क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5 डेल सी अपॉन में डेल टी, ठीक है। ये लिखने की प्रैक्टिस करके देखना, जितना मैंने बताया उतना, तो ये सारी चीज़ आपको क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। इतनी चीज़ कंप्लीट है। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा।